नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। फास्टैग भारत में नेशनल हाईवेज पर फास्टैग कंपलसरी कर दिया गया है और फास्टैग कंपलसरी करने के बाद या अभी मैं कहूँ कि 100% फास्टैग लोग नहीं बनवा पाए हैं, लेकिन फास्टैग कंपलसरी करने के बाद भारत के रेवेन्यू में क्या फ़र्क आया, भारत में क्या पोजीशन चल रही है और क्यों विरोधियों को भारत में आज की सरकार से बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। समस्याएं इसलिए भी हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार लगातार जो बीच का बिचौलिया वर्ग है उसको समाप्त करने पर तुली हुई है। लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे थे, उन बेनिफिट्स को समाप्त करने पर तुली हुई है। यानी कि लोगों का कहना यह है कि उनकी इनकम धीरे धीरे करके समाप्त होती जा रही है। केंद्र सरकार ऐसी पॉलिसियां अपना रही है जिससे कि लोगों की इनकम समाप्त हो रही है। लोग फुटपाथ पर आते जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो फुटपाथ पर आते जा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं और ये समस्याएं हैं किस प्रकार की? मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने सबसे पहले चंडीगढ़ में एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में मिट्टी का तेल, जो केरोसिन ऑयल जिसको कहते हैं, केरोसिन ऑयल की सप्लाई 100% वहाँ पर रोक दी और गैस के सिलेंडर फ्री दिए गए। केरोसिन सप्लाई रोकने का परिणाम ये निकला कि केरोसिन पर जो सब्सिडी भारत सरकार की होती है उस सब्सिडी की जो अमाउंट है उस अमाउंट मात्र से फ्री सिलेंडर बांट दिए गए, जिससे कि 100% फ्री में लोगों को गैस मिल सके। ये एक्सपेरिमेंट भारत सरकार ने जब किया उसके बाद भारत सरकार ने पूरे देश में फ्री सिलेंडर की स्कीम लेकर आए और उन्होंने कहा कि महिलाओं को हम फ्री में सिलेंडर देंगे, पूरे देश में सिलेंडर सप्लाई करेंगे। करना भी शुरू किया। ऐसे ही बिजली पर एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर बिजली और गैस किसी को फ्री दे दी जाए तो क्या जो पीडीएस सिस्टम है यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें जो चीज़ें सप्लाई होती हैं उनसे लाभ हो सकता है कि नहीं। मालूम पड़ा कि भारत सरकार ने उसको किया, जिसकी वजह से पूरे देश के जो कोटेदार हैं, कोटेदार से मतलब जो लोग पीडीएस सिस्टम में हैं, जो लोग सरकारी एजेंसियां खोले बैठे हैं यानी कि घासलेट की दुकान रखे हुए हैं, सरकारी घासलेट की दुकान, सरकारी सप्लाई की दुकान, उन पर डिजिटलाइजेशन करने का परिणाम ये निकला कि 40% से ऊपर लोग जो उनके पास रजिस्टर्ड थे, जिनकी स्कीमों का वो लाभ लेते थे, जिनसे वो उन सब्सिडी का जो पैसा आता था, सब्सिडी का जो लाभ लेता था, जिससे ब्लैक मार्केटिंग करते थे, वो सब समाप्त हो गया। परिणाम ये निकला कि पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पर, क्योंकि भारत सरकार के साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड तुरंत लागू किए जैसे ही केंद्र सरकार की पॉलिसी आई, और परिणाम ये निकला कि कोटेदारों की आमदनी खत्म हो गई। और कोटेदारों की आमदनी खत्म हुई, आमदनी से मतलब जो बीच का उनका मार्जिन सरकार की तरफ से अलॉट था, वो मार्जिन को छोड़कर जो वो ब्लैक मार्केटिंग होती थी केरोसिन की और बहुत सारे सामग्री की, वो ब्लैक मार्केटिंग धीरे धीरे समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि अब आधार बेस्ड और उसके लिए फिंगर वेरिफिकेशन, आधार का जो फिंगर रहता है, थंब वेरिफिकेशन शुरू हो गया। मालूम पड़ा कि 40% या 50% से ऊपर जो राशन कार्ड बने हुए थे वो राशन कार्ड थे ही नहीं, वो लोग ही नहीं थे। तो समस्या होना स्वाभाविक है। ऐसे ही गैस सप्लाई में एक बड़ी संख्या थी जो कि थी ही नहीं, लेकिन उसके नाम से सब्सिडी का सिलेंडर आता था और वो सिलेंडर मार्केट में सप्लाई होता था। परिणाम ये निकलता था कि रिच और रिच होता चला जाता था और बीच का बिचौलिया वर्ग अच्छे से आमदनी करता था। ऐसे ही किसान के बिलों को लेकर भारत सरकार ने ये शुरू किया और किसानों के बिल पर भी बीच के बिचौलिए वर्ग को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया। परिणाम आप देख सकते हैं, दिल्ली घेरे बैठे हुए हैं। इसके अतिरिक्त फास्टैग में जो हमारे पूरे देश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको एनएचएआई कहते हैं, एनएचएआई के जो टोल हैं, उन टोलों पर जो फिजिकल कलेक्शन होता था धन का, उनमें बड़ा फर्जीवाड़ा था। फर्जीवाड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बड़ी संख्या ऐसी थी, या मैं कहूं कि मोर देन 50% रेवेन्यू सरकार के पास आता ही नहीं था। ये पहला एक्सपेरिमेंट उस समय के मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी ने गुजरात और मुंबई के हाईवे पर किया था। गुजरात मुंबई हाईवे पर एक ही हाईवे पर, या गुजरात महाराष्ट्र हाईवे पर एक ही हाईवे पर एक टोल गुजरात सरकार का और एक टोल महाराष्ट्र सरकार का। गुजरात सरकार ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, महाराष्ट्र सरकार ने वैसी फिजिकल जमा कर रही थी। सेम टोल का पैसा है और जो वाहन निकलेगा वो दोनों टोलों पे से पास होगा ही होगा, क्योंकि बॉर्डर के इस तरफ गुजरात का और बॉर्डर के उस तरफ महाराष्ट्र का टोल है, सेम प्राइस पड़ता है।
उसमें मोदी जी ने जो अनुभव किया, उस अनुभव में परिणाम ये निकला कि कहीं जो टोल का पैसा लगभग 60 करोड़ या 70 करोड़ रुपए आता था, वहीं गुजरात के टोल पर लगभग 600 करोड़ 500 करोड़ रुपए आने लगा, यानी कि 10 गुने का फर्क निकला। नतीजा कारण क्या है? कारण यह है कि टोल का जो ठेका लेने वाले लोग हैं, वो लोग गाड़ियों को पास करवाते समय कुछ तो जमा करते और कुछ अपनी जेब में लेते। पूरे देश में इस प्रकार के रहे होंगे। मोदी सरकार केंद्र में आने के बाद उन्होंने धीरे धीरे करके इसको कंपलसरी करना शुरू किया और एनएचएआई का जो नेटवर्क है वो बड़ी तेजी से बढ़ाया और फास्टैग को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया लगभग 2019 में। 2019 में ही जब फास्टैग इंट्रोड्यूस हुआ था तो बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं थी, लेकिन 40% रेवेन्यू जनरेशन बढ़ गया था। यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोई विशेष टोल नहीं खोला, लेकिन जो टोल वहां से चल रहे थे उन टोलों पर जहां फास्टैग का इस्तेमाल किया गया, उन फास्टैग का इस्तेमाल करने के बाद 40% रेवेन्यू बढ़ गया। 2020 का साल तो एक त्रासदी का साल रहा, लेकिन रेवेन्यू में कमी बहुत कम आई। कुछ समय के लिए रेवेन्यू फ्री भी कर दिया गया था, उसके बावजूद रेवेन्यू 2020 में बढ़ा। 2021 में हम प्रवेश कर गए हैं और अब 2021 में फास्टैग कंपलसरी कर दिया गया है, तो जो 2020 का रेवेन्यू है उस रेवेन्यू से भी 50% ऊपर का रेवेन्यू अब आने लगा। फास्टैग की वजह से जहां 50 से 60 करोड़ रुपए पर डे एनएचआई वसूलती थी पूरे देश में, उसकी जगह 100 से 125 करोड़ वसूलती, यानी कि मोर देन 50% जो पैसा करप्शन की वजह से अधिकारियों के मेलजोल और टोल प्लाजा को खरीदने वाले और उनके कर्मचारियों की मिली भगत से जो पैसा नहीं जमा होता था सरकारी मंत्रालय में, जबकि जमा होना चाहिए था, जनता का कोई भी गाड़ी जाती थी वो तो पैसा देते ही देते थे, क्योंकि हम अगर वहां से पास होते हैं तो हम तो टोल की रसीद कटवाते हैं। अब वो टोल की रसीद असली है कि नकली है, सही है कि गलत है, ये हम लोगों को ज्ञान नहीं है। टोल का रास्ता वहां से खोल दिया गया या आधे पैसे लेकर टोल के लोगों कर्मचारियों के साथ मिले भेगत करके कुछ वाहन फ्री में निकाले गए और ऐसे वाहन चलने लगे। जनता का 10 रुपए बचता तो 50 रुपए टोल पर टोल वाले खा जाते हैं और परिणाम ये निकला कि पूरे देश में टोल की वजह से रेवेन्यू कम होता चला गया और अब जैसे ही फास्टैग इंट्रोड्यूस किया रेवेन्यू बढ़ गया। फास्टैग से अब मोदी सरकार ने एक नया प्लान बनाया और वो नया प्लान ये है कि फास्टैग अब सुपर टैग बनता जा रहा है। सुपर टैग कैसे बनता जा रहा है? फास्टैग केवल अब टोल पर वसूली ही नहीं करेगा। फास्टैग अगर आप वाहन तेज चलाते हैं, आपका कहीं चालान कटता है, कैमरे हाईवेज पर लगा दिए गए हैं, आपके वाहन की ओवर स्पीडिंग की वजह से या आपके वाहन में कुछ और गड़बड़ी होने की वजह से या आप किसी स्थान पर रेड लाइट को बंक करने की वजह से अगर आप पर पेनल्टी लगनी है तो ऑटो पेनल्टी आपके फास्टैग से कटना शुरू हो जाएगी। इसके अतिरिक्त पेट्रोल पंप पर आपके फास्टैग में जो पैसा पड़ा हुआ है उनमें मल्टीपर्पज मशीनें, जो कि फास्टैग वाली मशीनें हैं जो आपके टोल से पैसा काटती हैं, वैसी मशीनों का इस्तेमाल करते हुए आप पेट्रोल पंप और डीजल का पैसा भी कटवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके फास्टैग का एक और अच्छा निशान यह है कि आपका वाहन देश में कहीं भी घूम रहा है, देश के किसी भी कोने में घूम रहा है, तो वो अपनी पहचान बता रहा है कि गाड़ी कैसे मूव कर रही। बिना फास्टैग के कोई वाहन रोड पर नहीं आ सकता। परिणाम ये निकलेगा कि जो चोरी के वाहन हैं, जो वाहन चोरी करते हैं या जो वाहन इधर से उधर ले जाए जाते हैं या जो रेवेन्यू चोरी करके वाहन चलाए जाते हैं या फिर मैं कहूँ कि माल की ढुलाई की जाती है और वो बिना इंफॉर्मेशन के, बिना सिस्टम के निकाली जाती है, वो सभी वाहन अब पकड़े जाने वाले। स्वाभाविकता है, वाहन पूरे देश में कहीं पर भी है वो टोल के रडार पर आएगा ही आएगा, वो फास्टैग के रडार पर आएगा ही आएगा और जब भी जैसे ही वो फास्टैग के रडार पर आता है तो वो ऑटो सर्च में आ जाता है, ऑटो फाइंडिंग हो जाती है कि वो कहाँ से पास हो रहा है, वो किन परिस्थितियों में किन जगहों से निकल रहा है। इसके अतिरिक्त फास्टैग का एक और अच्छा निशान यह है कि अगर आपके वाहन को एक्सपायर हो गया है, जो बहुत सारे इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री की समस्याएं थी कि वाहन की डेट एक्सपायरी हो गई है फिर भी वो वाहन चल रहा था, अब फास्टैग केवल उसी वाहन को अलाउड हो सकता है जो वाहन की वैलिड आरसी है, यानी कि जिसकी अभी टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में वाहन चल सकता है, उसी को फास्टैग मिलेगा। फास्टैग अगर नहीं होता तो वाहन का चालान होगा और वाहन को चेक किया जाएगा।
ऐसी सभी मामलों में अगर किसी वाहन में एक से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं या उस वाहन में और कोई समस्या है, उन सभी को फास्टैग के माध्यम से घसीटा जा सकता है, उनको चेक किया। यानी कि रोड का राजा, रोड का रडार, रोड का अगर मैं कहूं कि इंस्पेक्टर अगर कोई बनने वाला है तो वो फास्टैग बनने वाला है, जो मल्टीपर्पस कार्ड बनने वाला है। अब आपके एटीएम कार्ड के बाद, या मैं कहूं कि जो आप विभिन्न प्रकार के कार्ड बनवा रहे थे, क्रेडिट कार्ड वगैरह, उनमें आप फास्टैग एक ऐसा कार्ड होगा जो ऑटो डिडक्शन करेगा। सावधानी की आवश्यकता भी उसमें पड़ेगी। भारत सरकार अगर उसमें सावधानी नहीं बरतेगी तो फिर टेक्नोलॉजिकल डिफॉल्ट होने की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान भी व्यक्ति का हो सकता है। किंतु अभी तक फास्टैग जो पिछले 2 वर्ष में अनुभव आया फास्टैग आने के बाद, उस अनुभव से ये कहा जाए कि अब पूर्ण रूप से वाहनों को चारों ओर से घेरा जा सकता है। देश में एंट्री मारने वाले वाहन, देश में गलत तरीके से चलने वाले वाहन, आतंकवादियों को ले जाने वाले वाहन, आतंक को ले जाने वाले वाहन और देश में फर्जीवाड़ा या चोरी स्मगलिंग करने वाले वाहन बड़ी आसानी से ट्रैक किए जा सकते हैं। एक टोल को अगर आप निकाल देंगे पैसे ले देकर, तो देश के अंदर जैसे घुसेगा तो वो कहीं ना कहीं फास्टैग के दायरे में आएगा। और फास्टैग के दायरे में आएगा तो जो जीएसटी का मामला है, जीएसटी में जो वाहन निकलता है उसको भी फास्टैग से लिंक करने वाले हैं। यानी कि सामान जब एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा तो फास्टैग बताएगा कि आपने बिल्टी बनाई मुंबई की, लेकिन वाहन गया गुजरात। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वाहन गुजरात पहुंच गया और बिल्टी मुंबई की थी? ऐसे बहुत सारे चीजें एक साथ लिंक करने वाले हैं। इसीलिए अब फास्टैग को यह कहा जाए कि फास्टैग एक इंटरनेशनल टाइप का या सुपर कार्ड बन गया है। वो सुपर कार्ड चूंकि बिना कम्युनिकेशन के, बिना ट्रांसपोर्टेशन के अपना काम नहीं चलने वाला, तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में रहने वाले लोग हैं वो ट्रांसपोर्टेशन पूरे देश में अब यूनिक होने वाला है। और अब इसको एक मिनी एनआरसी कहें या वाहन की एनआरसी कहें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। यानी कि वाहनों को नेशनल रजिस्टर पर लाना, वन कंट्री वन नंबर, वन कंट्री वन आइडेंटिटी, और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक वाहन को एक ही रडार से कनेक्ट करके पूरे देश में कहीं भी ट्रैक कर लेना, और वाहन की पूरी फिजिकल डिटेल कहीं भी किसी भी जगह पर सप्लाई कर देना। इसमें अब बहुत दूरी नहीं रह गई है। तो फास्टैग प्रैक्टिस के रूप में या उसको जो पायलट प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ जगहों पर, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे शहरों में उसको लागू कर दिया गया है। अब दिल्ली के कनॉट प्लेस में ये व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट की तरह लागू हो रही है, या जो लुटियन दिल्ली है, नई दिल्ली जिसको कहते हैं, नई दिल्ली में ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह इस्तेमाल कर की जा रही है। यानी कि वाहन को ट्रैक करना और वाहन की पूरी फिजिक, पूरी कुंडली बनाना, ये बहुत आसान हो जाएगा और हमारे देश को सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसमें आतंकवादी, इसमें विरोधी लोग, इसमें जो देश में गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, उनको भी बहुत समस्याएं होने वाली हैं। इसलिए इस कार्ड को अगर हम कहें कि दैट इज ए नेशनल रजिस्टर फॉर व्हीकल्स, जैसे एनआरसी इंसानों के लिए है, वैसे ही नेशनल रजिस्टर ऑफ व्हीकल्स जो अब बनने वाला है और उसका कनेक्शन फास्टैग से होने वाला है, उसका आधार बनने वाला है, वो मुझे लगता है कि अब पूरे देश को सुरक्षित करने की दिशा में एक कदम है। और रेवेन्यू की दृष्टि से भी, जिसको हम पारदर्शिता भारत में कहते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि भारत से हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, लेकिन इंसानी फितरत से कैसे मुक्त हों। अब टेक्नोलॉजी इंसानी फितरत से इंसानों को दूर कर रही है, तो लोगों को समस्या होना स्वाभाविक है, किसान मूवमेंट होना स्वाभाविक है, बॉर्डर घेरना स्वाभाविक है, हाईवेज पर जाम लगाना स्वाभाविक है, और लोगों को समस्याएं होना, लोगों को गालियां देना कि मेरी आमदनी खत्म होती जा रही है, आमदनी से मतलब भ्रष्टाचार की आमदनी खत्म होती जा रही है, ऐसा चिल्लाना स्वाभाविक है। लेकिन भारत की जनता को वेलकम करना चाहिए कि मोदी सरकार पारदर्शिता की तरफ बढ़ने के लिए, चूंकि खुद करप्ट नहीं है, इसलिए पारदर्शिता को लाने के लिए ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजिकल बिहेवियर, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है, और वो मेरे देश के लिए बहुत अच्छा एक शुभ संकेत है। थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।